अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट खुदाशा। नाज़रीन, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसमें नून लीग के सपोर्टर्स जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ का चेहरा आज उनको दिख गया। जलसे में मानसेहरा में उन्होंने अपना पहला जलसा जो है शुरू कर दिया। अगर हम ये कहें कि जी फाइनली नून लीग को होश आ गया है और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन जो है वो अब शुरू कर दी है और अब जलसे और रैलियों का सिलसिला जो है वो ऐसे ही 8 फरवरी तक हम देखेंगे। तो नून लीग ने आज जलसा किया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज साहिवाल में जलसा किया है। सबसे ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इलेक्शंस के बारे में हमें सीरियस भी लग रहे हैं और जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ जो है वो पिछले 1 महीने से ही किया है, तो आज साहिवाल में भी उन्होंने जलसा किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे की ख़ास बात यह है कि वो अपनी दोनों मुखालिफ पार्टियों के बारे में डिस्कस भी करते हैं और तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम नून लीग को देखें तो उससे पहले जब मरीम नवाज़ ने भी जलसा किया था तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्टेटमेंट्स आई थी उनसे उनका जवाब देने पे उन्होंने परहेज़ किया। लेकिन नून लीग की जानिब से भी PTI के बारे में तनकीद जो है वो सामने आई है। नाज़रीन, चूँकि हम बात कर रहे हैं जलसों की, तो पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो पीपल्स पार्टी ने एक लंबे वक्फे के बाद लाहौर में बड़ा जलसा भी कर दिखाया है। बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ने का दबंग फैसला अब नून लीग के गढ़ में पीपल्स पार्टी की वापसी का रास्ता भी बन रहा है। और गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी लाहौर में काबिल कदर जलसा करने में नाकाम भी रही थी, लेकिन इस बार हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं और ये एक दबंग फैसला है बिलावल भुट्टो की जानिब से। उन्होंने लाहौर के हल्का NA 127 से इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से उनकी जारी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सईद काजी साहब मौजूद हैं, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार, उनके जानिब बढ़ते हैं। काजी साहब, कैसे, सबसे तो पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि इलेक्शन कैंपेन्स चूँकि चल रही हैं और बिलावल भुट्टो जितने एक्टिव हैं, आपको क्या लग रहा है NA 127 से जीत पाएंगे वो? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कैंपेन बड़ी लैकलस्टर सी है। जितने इलेक्शन हमने कवर किए हैं, इस तरह का हालत तो 85 के इलेक्शन का भी नहीं था जो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए थे। और उसमें चूंकि जो नापसंदीदा पार्टी थी वो ऑलरेडी बायकॉट कर गई थी, तो फिर लोगों के दरमियान एक हुआ आल चंद के वो बड़ा एक डेट्रीमेंटल था, उससे एक सियासत से दूरी का इलेक्शन था। लेकिन उसमें भी कोई गहमा गहमी थी, जहाँ आप गहमा गहमी हमें नजर तो इसकी आपको क्या लगता है वजह क्या है? इतना सन्नाटा क्यों है? इलेक्शन कैंपेन्स क्यों नहीं उस तरह हो रही हैं? वो माहौल उस तरह क्यों नहीं नजर आ रहा है? पहली बात तो अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो पीपल्स पार्टी का जो मेन स्टे था वो उसका पहला मंशूर था जो बिलावल भुट्टो साहब के नाना ने लिखा था, जो हार्ड कोर जो इशू आम आदमी के थे उसको उन्होंने एड्रेस किया। रोटी कपड़ा और मकान। मैं उसका मिसाल तुम्हें देता हूँ। मैंने MA किया लाहौर में से और मेरी कोई फीस नहीं थी। आज के बच्चों को ये अगर बताएं तो यकीन नहीं करेंगे, वो यकीन नहीं करेगा कि मैं मास्टर्स करके निकला एक बहुत प्रेस्टिजियस यानी इंस्टीट्यूशन से। तो मैंने हाँ हॉस्टल के खर्चे थे, लेकिन मतलब ट्यूशन फी नॉमिनल सी होती थी, मतलब साल में पता नहीं 150 रुपये ये इस तरह का कुछ। तो वो ये इशू थे। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सीटें लाहौर में जीती थी वो उसकी वजह एक ये भी थी कि उसके बाद 43% बजट जो था 1973 का वो डॉक्टर मुबश्शिर हसन थे, उन्होंने अवाम के लिए रखा था। हेल्थ को उन्होंने फ्री किया, हेल्थ में पैसे डाले। तो भाई ये अब आप सच्ची बात है, तीनों पार्टियों के मंशूर में कोई फंडामेंटल, एक वो जो मातूब पार्टी है हर चंद की वो बहुत पॉपुलर है और इस हुकूमत की हमाकतों की वजह से वो मजीद पॉपुलर हो रही है। ऐसा ही है। अभी हम बल्कि डिस्कस भी यही कर रहे थे कि अगर वो 16 महीने वो उसको मिल जाते हाँ, तो ये पार्टी फारग थी। एग्जैक्टली, लोगों ने खुद ही नहीं वोट देना था। अच्छा, लेकिन बहरहाल गलती पे गलती हम करते चले जाते हैं। अब ये है कि एक तो वो पार्टी बाहर है। अच्छा, दूसरा अभी मैं डान में खबर पढ़ रहा था और अभी मैं अपने हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, कंट्रोलर न्यूज़, उनसे भी डिस्कस कर रहा था इनाम साहब से कि जी वो डान में लगा हुआ जी। एक तो आज जो आज़ाद हैं विद इन इन्वर्टेड कामाज, उन्होंने भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है। तो साथ पुलिस भी डोर टू डोर कैंपेन शायद कहीं हो रही, उनकी भी कहीं छापा मार रहे होंगे वो हो रही है। उसके बाद एक और जो काम हुआ, ये इलेक्शन कई अब ठीक है, मतलब है कि इंतहाई उजली और शफाफ जमहूरियत में अगर एक पार्टी सही इलेक्शन नहीं करवाती तो उसके साथ यही होना चाहिए था जो हुआ है। ठीक है ना जी, कानून को तो अब, लेकिन इसका एक छोटा सा कैच है कि अगर पुलिस की तमाम मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद कुछ लोग आज़ाद जीत के आ भी गए तो अल्लाह की पनाह वो मंडी लगेगी यहाँ पे
कि आपको उसके बाद एक छांगे मांगे भूल जाएंगे। उसके बाद एक नया तमाशा देखने और ये को मैं नहीं मिलेगा। कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। अगर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये सेनेट में मंडी लगती है बकौल उनके, तो फिर नेशनल असेंबली भी तो कोई मतलब है कि नेपाल में तो नहीं है ना, पाकिस्तान में ही है। तो इसलिए ये इलेक्शन अजीब है, होना चाहिए। पत्थर पर लकीर भी है, और ये लकीर देखते हैं कि कितनी अनमिट है, और लकीर जो है वो क्या करेगी, और हमारी जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए ये इलेक्शन क्या। जमहूरियत है भाई, जमहूरियत तो है ना। बहरहाल निगरान हुकूमत है, बाद लोगों के मुताबिक गैर आईनी हो चुकी है, मगर है तो सही, हुकूमत तो है, तो खिला में तो नहीं रहती ना, किसी न किसी ने तो हुकूमत में रहना होता है। अच्छा काजी साहब, बिलावल भुट्टो की चूँकि हम बात कर रहे हैं कि वो अपना अब नाना का मंशूर आगे लेके चल रहे हैं, अभी जितने भी उन्होंने जलसे किए हैं या वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब किया है, तो वो दोनों जमातों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये जी बूढ़े सियासतदान जो है ये अपनी पुरानी सियासत को लेकर ही आएंगे, और ये जो दोनों पार्टीज़ हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, ये सिर्फ आपस में इंतकाम की सियासत करते हैं। आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू? देखो, एक तो वो बिल्कुल नाना की सियासत नहीं कर रहे। नाना बहरहाल एक सोशल डेमोक्रेट कह लें, उसके नाना ने पाकिस्तान की तारीख की जो सबसे बड़ी इस्लाहत थी वो उन्होंने की थी। तो मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, एजुकेशन फ्री थी। हमारे हम जो स्टूडेंट थे, हम हमारा एक सब्सिडाइज्ड किराया था। मुझे याद है कि 10 पैसे देते थे हम, यानी कहीं एक स्टूडेंट कार्ड दिखाते थे। तो उन्होंने बहुत सा जो पैसा है उसको डाइवर्ट किया था टूवर्ड्स मैसेज, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की आज भी हुकूमत आपको सिंध में तो कम से कम नजर आ जाती है। हर चंद के पूरी काविश की है इस पीपल्स पार्टी के लोगों ने। बिलावल भुट्टो अपने जलसों में कहते तो हैं कि हम फलां कार्ड मुतारिफ करवा देंगे, स्टूडेंट कार्ड होगा, किसानों का कार्ड होगा, हेल्थ कार्ड होगा, ये तो वो बोल रहे हैं। यार देखो, ये जो कार्ड है ना, पाकिस्तान की गालबन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कहते हैं जी कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इनके नाना मोहतरम ने वो आइन बनाया था ना, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना यार। मैं कार्ड क्यों लूँ, एज ए मैटर ऑफ राइट दें। जब आइन 1973 के आइन में ये तमाम चीज़ें इंश्योर की गई हैं, मिसाल के तौर पे जो है जी, अगर इन्फर्मिटी हो तो आप बूढ़े हो जाएं तो आपकी रियासत ख्याल रखेगी, आपकी सेहत का ख्याल रखेगी। 6 से 16 साल के बच्चे की तालीम फ्री होगी। वो 2.5 करोड़ बच्चा क्यों बाहर बैठा हुआ है। और दूसरी बात ये कि इकोनॉमिक पॉलिसी अब आपके हाथ में रही कहाँ है, वो तो आलमी मालियाती इदारे ले गए हैं। ठीक है ना, एक टैक्स आप उनकी मर्जी के बगैर लगा नहीं सकते, एक टैक्स उनकी मर्जी के बगैर विड्रॉ नहीं कर सकते। उनसे आप वादा करते हैं जनाब कि हमने ये जिस तरीके से मिसमैनेज किया आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो अब आप क्या इलेक्शन में जाके, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, हम जमहूरियत के हक में हैं। देखो, पहली दफ़ा ये लफ्ज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जमहूरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था 508 BC में यूनान में। इसका मतलब था यूनानी में पीपल्स रूल, लोगों की हुक्मरानी। राइट। तो भाई लोगों की हुक्मरानी तो तब होगी जब उन्हें इलाज मिलेगा, सेहत मिलेगा, रोटी मिलेगी, मुश्किलात हल होंगे। तो बाकी वैसे अब जो मर्जी बन जाए। देखो ना, यहाँ पे मसलन क्या इश्यूज है यहाँ पे, मैं पहले बार बार दोहराता हूँ, बात दोहराने के काबिल है। 47% बच्चों की ग्रोथ स्टेंटेड है, जो कि बचपने से बुढ़ापे में चले जाएंगे। 5 में से 3 माँ एनेमिक हैं। जो 3 माँ एनेमिक हैं, जो बच्चे जनती हैं वो जिंदगी की बाजी तो अपनी माँ की कोख में आ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसी बात है। आप इलेक्शंस की चूंकि बात कर रहे हैं, तो अच्छा सर, नून लीग जो है वो कहती है कि पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, ठीक है, और बाकी 2 जमातें हैं उन्होंने, बल्कि 3 जमातें अगर हम कहें, जो पॉपुलर जमातें हैं, जीओ, पीपल्स पार्टी है, PTI है और मुस्लिम लीग नून है, इन तीनों का ये दावा होता है कि जी ये सबसे बड़ी जमात है। लेकिन इलेक्शंस में जो जनरल इलेक्शन की सीट्स हैं वो 266 हैं, और तीनों में से किसी एक जमात ने भी 266 कैंडिडेट्स जो है ना, यानी हर सीट पे कोई उम्मीदवार जो है वो पूरे उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। उसकी क्या वजह आपको लगता है? सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के उम्मीदवार सामने आए हैं वो PTI है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी उसका नामो निशान नहीं है और इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही है। 226 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए। देखो, अब सीधी सी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि हम हमाकत दर हमाकत करते चले जा रहे हैं। आप इलेक्ट्रल मैदान में इनका मुकाबला कर लेते तो चले, एक आध टर्म में क्या कर लेना था इन्होंने, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि अंदर की खबरें मैं ज़्यादा देना नहीं चाहता। नहीं सर, क्यों? नहीं, वो मतलब है, मैं चूँकि मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं अंदर क्या चल रहा है। अंदर ना पार्टियों में बड़ा डिप्रेशन चल रहा है, एक मखसूस पार्टी में। अच्छा, और ये वो मखसूस पार्टी कौन सी है? मतलब वो जिसको लाने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, तो अब बात ये है कि वो कहते हैं यार आपके पल्ले भी तो कुछ हो,
आप नहीं समझे, मतलब देखो ना भाई 19-20 का तो हो जाता है, तो 1-2 का 4 ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए देख रहे हैं, हम भी इसको बड़ा दिलचस्पी से देख रहे हैं, ये क्या कहानी है, किस तरफ जाती है। नहीं तो फिर क्या इलेक्शन में होने क्या वाले हैं फिर? देखो जी, मैंने तो आपको प्रिडिक्शन कर दी कि अगर तमाम मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद कुछ अनवांटेड किस्म के नापसंदीदा आज़ाद आ गए, तो फिर यहाँ पे जब आज़ाद आते हैं तो फिर आपको पता है ना कि जो हमारे गरीब से पार्टी, फिर उनको फिर प्रेशराइज किया जाएगा। देखें, लेकिन उनको प्रेशराइज क्या किया जाएगा? प्यार से मान जाएंगे तो ठीक। जरदारी साहब, सलमान अकरम राजा की जो आई है, उन्होंने हल्फन जो कुरान पाक उठाया है, उन्होंने कहा है कि जो हल्फन हम बेशक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी हम जीतेंगे हमारा वोट पीटीआई का ही है, हम पीटीआई के लोग हैं और पीटीआई से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने आरओ के पास जो अपने कागजात भी जमा करवाए हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट होके करवाए हैं। देखो, पाकिस्तान का मारूफ बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान का मारूफ ऐसा है कि जिसके बारे में उनकी हद तक तो मैं ये बात मान लेता हूँ, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम जो निगरान हुकूमत की देख रहे हैं, जिस तरीके से केसेस वगैरह देख रहे हैं, तो हर चंद के हरक्यूलियन टास्क है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हमाकत क्या की है कि इस गुब्बारे में इतनी हवा भर दी है कि अब उसके फटने से भी डर लगता है कि यार ये इतना बड़ा हो गया है, धमाका कहीं बड़ा ना हो जाए इसके फटने का। तो अब उसको वी ट्राई वन थिंग, नाकाम होते हैं, वी ट्राई दी सेकंड थिंग, फिर भी उसमें हमें नाकामी होती है। अब सवाल ये है कि भाई मिसाल के तौर पे सबसे ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, मास पार्टियों में से ऑर्गेनाइज्ड पार्टी मुस्लिम लीग नून है, उसके हर जगह पे स्ट्रक्चर मौजूद है। कल ही मैं उनके हमारे दोस्त जो कि सदर है मेरे ख्याल में फैसलाबाद के शेख एजाज साहब, उनसे मुलाकात हो रही थी, वो कि उनका टिकट बेचारों को छीन लिया गया या ले लिया गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनके स्ट्रक्चर हैं। अब स्ट्रक्चर का क्या करें जब तक उन स्ट्रक्चर्स के अंदर वोटर नहीं आता, मैसेज नहीं आते, अवाम आपकी तरफ पंजाबी जिनको कहते हैं ना कंड कर ली है, तो फिर वो स्ट्रक्चर बेमानी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अवाम जिस तरफ रुख करते हैं, जिस तरफ मुंह कर लेते हैं, उधर स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। और ये हमने देखा। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो अल तहरीर स्क्वायर की तहरीक चली थी मिस्र में, तो ऑटोमेटिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी, अवाम निकल आए तो खुद ही छोटी छोटी पंचायतें बन गई। कोई जो है ट्रैफिक का किसी ने काम संभाल लिया, तब वहाँ किसी ने जो है वो सफाई शुरू कर दी कायरो में। तो इसी तरीके से अवाम जिधर का रुख करते हैं। अब हुआ क्या है, हुआ एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है इस इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन में। मैसेज जो हैं वो चार्ज हो गए हैं फॉर वन रीजन और अदर। अच्छा, रीजन एक तो ये थी कि बुनियादी तौर पर मैं ये कह दूं, जैसे आपने पहले भी कहा, आपने खुद पॉपुलर कर दिया। मैं एक अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ। कोई ऐसा प्रोग्राम पीटीआई के पास नहीं है जो इस मुल्क की वर्किंग क्लास के लिए हो, कोई कंक्रीट टर्म्स में हो। तकरीबन इनसे मिलते जुलते इनके मंशूर ही हैं कि जी वो 10 लाख रुपया दे देंगे, इलाज वास्ते है, 300 यूनिट फ्री कर देंगे। ये एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है। घर बना देंगे, जिससे पहले था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, वो हमें नजर तो नहीं आए। अब सवाल क्या है, अच्छा ये चार्ज हो गए और ये इनके एलूजन बन गए हैं पीटीआई में कि शायद ये हमारे को मसाइल का हल कर देंगे, जो कि मैं आई सीरियसली मतलब है कि मैं डाउट करता हूँ, क्योंकि बंदे तो वही है ना यार, पार्टी भी वही है, वही लोग हैं जो पहले भी दूसरी पार्टियों में भी आते रहे जाते रहे। हाँ, एक जो कासिम के अब्बू का एक फैक्टर इन हुआ है, और बहरहाल उनका मिस्टर क्लीन का एक पर्सनली मिस्टर क्लीन का एक इमेज तो है ना, अगर उनके नीचे वालों शादी करवीन है, हाँ है, बिल्कुल है, उनका पर्सनली तो है। तो ये है। अब बात ये है कि अब तो टाइम नहीं है, या तो कोई इनकलाबी लेके आए ना, मंशूर निकाल के लाएं अपना बिलावल भुट्टो साहब। मगर बात ये है कि बिलावल भुट्टो का तो अपना तबका ही बदल गया ना। कुछ पॉलिटिशियंस तो पैसे दे के वोट्स खरीद रहे हैं सर। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक बैंक में अपनी बैंक स्टेटमेंट लेने गया तो वहाँ बड़ा रश था, तो मैं मैनेजर मौसूफ के कमरे में बैठा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये, अच्छा मैं समझता हूँ वो पैसे ठीक, मैं जो मुल्क के हालात है ना गरीब लोगों के लिए ठीक है, वो सारे गरीब लोग थे, वो वोटों के लिए पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी कि उनके अफुलिये से, कपड़ों से वो लोग ना डाउन ट्रॉडन लग रहे थे, जरूरतमंद लोग लग रहे थे। चलें किसी काम किसी को कुछ 4 पैसे किसी को मिल जाए तो हमें इसमें क्या तकलीफ है। और इसके बदले में, और फिर एक और बात भी है, बात यह है कि भाई ये ले लो पैसे, फिर 5 साल किसने आना है तुम्हारे पास, ऐसे
है। ये तो है। अभी 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 कुछ अपना माल पानी कर लो, थोड़ा बहुत जो मिलता है बाद में बात की बात और थोड़ा सा चलो जी कोई माल ट्रिकल डाउन हो रहा है, कोई सेठों की जेबों से माल निकल के नीचे गरीबों में जा रहा है, कोई बुरी बात तो नहीं है ना भाई ये। लिहाजा मैं इसको ऑनेस्टली मैं तंज नहीं कर रहा। हाँ। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उस बात। सही बात है, चलें किसी गरीब का भला ही हो जाए। हाँ तो जी, उसमें हाँ जी, सर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है और आपको क्या लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किस पार्टी को सबसे ज्यादा है? जब आप सबको पता है लेकिन फिर भी मेरी बात सुनो, अमेरिका में ट्रंप के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? मुझे बता। उस पे भी 85 पर्चे हैं, पता है? जी बिल्कुल। 85 केसेस हैं उस पे भी। वहां भी सोसाइटी इसी तरह पोलराइज हुई है। वहां ज्यादा पोलराइज हुई है क्योंकि उसके एंटी भी लोग हैं। लेकिन ये आगे जा रहा है इसने। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात भी तुम्हें बताऊं कि आयोवा में जो उसने प्राइमरी जीती है उसमें हर चंद के उसने 50% वोट लिए और उसके मुकाबले में जो क्या था क्या नाम था, नाम भूल गया, तो वो उसके 20% थे। लेकिन अब्सटेंशन की बहुत बड़ी तादाद थी, यानी बहुत कम लोग आए वोट डालने के लिए। जो वोट पड़े उनमें से 50% तो ले गया क्या कहते हैं इसको, ट्रंप। लेकिन एब्सटेंशन बहुत ज्यादा है। वहां क्या प्रॉब्लम है? वहां पे एक तो सोसाइटी पोलराइज है, दूसरा ये कि दोनों पार्टियां एक ही मफादात की, ये दुनिया सारे एक मामला है। मतलब डेमोक्रेट हैं या ये हैं वो जो ये प्रॉपर्टी पार्टी कहते हैं। इनका एक बहुत बड़ा दानिश्वर था, उसका क्या नाम था, उसने कहा था कि गोर विडेल, उनके आपके अमेरिका में एक पार्टी है प्रॉपर्टी पार्टी, उसके दो विंग है, एक डेमोक्रेट है एक रिपब्लिकन है। तो पाकिस्तान में भी बदनसीबी ये है कि प्रॉपर्टी पार्टियां बन गई हैं, ठीक है ना, उनके 3 विंग हैं। अब एक विंग के साथ अवाम चले गए तो मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं भेजा उनको। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो कि हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्शंस के बारे में कहा जा रहा था कि जी पीटीआई जो है वो इन नहीं होगी, लेकिन पीटीआई के जितने भी हमने कैंडिडेट्स देखे उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन से बायकॉट नहीं करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी ग्रुप ऐसा है जिसने कहा है कि वो इलेक्शन से बायकॉट करेंगे, यानी उनकी अहलिया है, उनकी बीवी हैं और उनके भाई हैं और वो खुद हैं, यानी 3 लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ठीक है, उन्होंने पता नहीं किस स्ट्रेटेजी की वजह से कहा, वो मुश्किल में भी हैं, शायद उस मुश्किल से निकलना चाहते हो या क्या। मैं इसके भी ना, आपको लगता है प्रेशर में आके मैं हो सकता है, मेरे पास इस बारे में इतला कोई नहीं, बस मैंने आज खबर डान में देखी उनकी। लेकिन आप कहते हो ना लेवल प्लेइंग फील्ड, हम हमेशा उठा के ना उंगली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठा देते हैं जी। बिल्कुल ठीक है, बड़े प्रॉब्लम होंगे वहाँ पे, हैं भी, मगर सवाल यह है कि मैं उधर उंगली नहीं उठाऊंगा। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट को जो ये तीसरा दौर मिला है, तुमने अवाम में इतनी रूट्स बनाई हैं कि तुम्हारी जगह कोई ना ले सकता। तुमने अगर इस मुल्क में अवाम में बाकायदा, यहाँ पे देखो ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ कि आपने कहा था करोड़ मकान बनाएंगे, नहीं बनाए। वेनेजुएला में 3 करोड़ की आबादी में 24 मिलियन मकान फर्निश्ड बना के, पहले हुई शेवज ने, फिर वो कैंसर से मर गया, अब वहाँ वो उसका वो है अगला क्या कहते हैं उसका नाम मुझे अभी याद, तो उसने दिए मकान। पूरा दुनिया खिलाफ है, साजिशें कर रहे हैं, उसकी नाकाबंदी की हुई है, तो क्या बिगाड़ लिया। छोटा सा जजीरा है क्यूबा जिसपे 1960 से पाबंदियां लगी हुई हैं, जहाज गुजरने नहीं देते, वहां से तेल आना होता है वेनेजुएला, मगर उन्होंने अवाम को सेहत मुफ्त दे रखी है, अवाम को तालीम मुफ्त देते हैं, नौकरी का जो है वो दे रहे हैं। तो उसको अमेरिका जैसी ताकतवर, यानी हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो उनकी मर्जी जमात के हैं, वो आम के लिए जो है, मैं कहता हूँ जब आप अवाम में आपकी रूट्स होंगी तो फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, समझ रही ना बात मेरी? सही बात है। काजी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ अपने जलसे जुलूसों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में पहले जैसा रंग नहीं है और इसकी वजह शायद हम सब जानते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जहां पीटीआई की जड़ें सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, वहाँ ये रंग अब नज़र आना शुरू हो चुका है। सवाबी, कोहाट, करक, पेशावर, बनेर और दीगर शहरों में अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो जलसे भी कर रहे हैं और आवाम की एक बड़ी तादाद उन जलसों में शामिल भी हो रही हैं। जो रहनुमा इस वक्त जलसे करें उनमें असद कैसर हैं, गौहर अली ख़ान हैं, कामरान बंगिश हैं और बाकी के उम्मीदवार भी जो हैं वो अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए काशिफुद्दीन सैयद ब्यूरो चीफ हमारे हैं। काशिफ, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि एक्स PTI के जो रहनुमा है यानी परवेज़ खटक, उनका ये दावा था कि जी हम PTI का सफाया कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे,
इलेक्शन मुहिम में कोई नज़र नहीं आएगा, सिर्फ हम ही हम आएंगे। तो आपको क्या लगता है ये दावा कहाँ तक पूरा हो सका है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो एक्टिव भी हैं और आवाम भी उनके जलसों में जा रही है। देखिए हुदाशा, दावा करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। बुलंद बांग दावे, वैसे भी हमारी सियासत में ये एक कल्चर है कि चाहे पार्टी छोटी हो या बड़ी, लीडर बड़ा हो या छोटा, लेकिन वो दावे बड़े बड़े करते हैं। तो परवेज़ खटक साहब की ये ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी जो है, और यहाँ जो हम देख रहे हैं, तो उन्होंने पीटीआई को सिर्फ इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो खुद उससे अलग हो गए और साबिक वज़ीर आला महमूद खान को भी अपने साथ ले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया पीटीआई को। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन उसी जोश जज्बे के साथ अपने उम्मीदवारों की मुहिम में शरीक है। अगरचे तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इलेक्शन के मैदान में नहीं है, उनका निशान बल्ला इलेक्शन के मैदान में नहीं है, बैलेट पेपर में नहीं है, वो जलसे जुलूसों में उनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन उनके कारकुन अब भी मुतहर्रिक हैं। और मेरी ज़ाती राय ये है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं, उनको जो टास्क दिया गया था या जो उन्होंने जो जिम्मेदारी कबूल कर ली थी, उनमें वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। अच्छा काशिफ, हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से बारहा ये बात कही गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही है। तो चूँकि अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी रहनुमा जो हैं केपी में स्पेशली वहाँ पे जलसे कर रहे हैं, तो कोई मुश्किल तो नहीं उनको फेस करनी पड़ रही है, आराम से है। तो वो जो एक शिकायत कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो अब शिकायत मेरे ख्याल से खत्म नहीं हो गई। शिकायत लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत सिर्फ पीटीआई ने नहीं की, वो हम देखते हैं कि जेयूआई की जानिब से भी मुतालबा किया गया, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से भी ये नुक्ता उठाया गया। ये बहुत सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू है। लेकिन मेरे ख्याल से वो हर इलेक्शन में किसी न किसी पार्टी को होता है। जी बिल्कुल, लेकिन तहरीक इंसाफ को बहुत सारे इश्यूज का सामना है। उनको जाहिर है इंतखाबी निशान का, फिर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उनके नामजद लोगों ने कागजात जमा कराए, फिर उनको जो निशानात दिए गए उन निशानात की वजह से उन्हें मुश्किल दरपेश थी। तो अभी उनकी कुछ जो डायरेक्शन है वो उसमें वो आ रहे हैं, यानी उनकी जो समत है वो अब ठीक रास्ते पर आ रही है, ठीक समत में वो जा रहे हैं। और अब उनको इलेक्शन कैंपेन या मुहिम शुरू करने का मौका मिल रहा है। तो जब वो यकसू होंगे, हाँ ये है कि बतौर पार्टी चूंकि वो नहीं है और उनका उसमें बैलेट पेपर में निशान नहीं होगा, तो ये एक मुश्किल है और इस मुश्किल का अभी तक वो कोई हल नहीं ढूंढ सके। लेकिन साथ साथ ख्याल से मुश्किल का हल काशिफ यही है ना कि हर नुमाइंदा अपने अपने हल्के में जाए और बाकायदा तौर पर मुहिम चलाए कि मेरा अब इंतखाबी निशान ये है, तो आपने मुझे इस इंतखाबी निशान पे आपने ठप्पा लगाना है। बिल्कुल यही सिलसिला शुरू कर दिया गया है, पेशावर में भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो उनके मजबूत उम्मीदवार हैं, साबिक अरकान पार्लियामेंट है, उन्होंने अब इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। हम उनके फ्लैक्सेस भी देख रहे हैं, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड्स भी और पोस्टर्स भी देख रहे हैं, और उनके कारकुनों के रैलियां वो भी निकल रही हैं। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड का जो उनका वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और केपी में बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम जो है वो पीटीआई ने शुरू कर दी है। काशिफुद्दीन सैयद ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जमहूरियत का हुस्न इख्तिलाफ राय से है, और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो फैसलाबाद के हल्का PP 101 से हमें मिल रही है, जहाँ पे दो सगे भाई जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बरसर पैकार हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। औरंगज़ेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। औरंगज़ेब बताएगा कौन कौन से वो रहनुमा हैं और दोनों भाई हैं, किस किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का ये ऐसा हल्का है जहां पर दो सगे भाई जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल जो है वो इलेक्शन लड़े, और दोनों जो है वो बुजुर्ग हैं। ये फैमिली है तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की, उनके वालिद चौधरी अशरफ और उनके चचा
चौधरी अकरम जो है वो 2 मुख्तलिफ पार्टियों से एक ही हल्के PP 101 से इलेक्शन लड़े हैं। तलाल चौधरी को टिकट ना मिलने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके वालिद चौधरी अशरफ को जो है वो सूबाई असम्बली का टिकट दिया है, जहां पर उनके छोटे भाई चौधरी अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़े और उनका इंतखाबी निशान रेडियो है, जबकि उनके जो बड़े भाई हैं चौधरी अशरफ वो शेर के निशान पे इलेक्शन लड़े हैं। तलाल चौधरी के वालिद जो है चौधरी अशरफ ये पहली बार जो है वो सियासत में आए हैं, पहली बार इलेक्शन लड़े हैं, जबकि जो चौधरी अकरम है वो जड़ावाला के पुराने सियासतदान हैं। 1979 से जो है वो सियासत में है, 4 बार सूबाई असम्बली की नशिस्त जो है वो जीत चुके हैं और 1 बार सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, जबकि मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, नाज़म भी रह चुके हैं तहसील जड़ावाला के। अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पलड़ा किसका भारी है? और तलाल चौधरी अपने वालिद साहब की इलेक्शन कैंपेन खुद रन कर रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब तो बुजुर्ग हैं, ज्यादा उम्र रसीदा है, तो उनके बेटे तलाल चौधरी अपने वालिद की खुद मुहिम चला रहे हैं, जबकि उनके चचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी मुहिम चला रहे हैं। तो बड़ा कांटे का यहाँ पर मुकाबला मुतवक्के है और एक ही खानदान में 2 भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबला है और बड़ा दिलचस्प जो है वो इस हल्के का मुकाबला है। अच्छा औरंगजेब बताएगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पलड़ा इस टाइम आप किसका भारी देख रहे हैं? उस हल्के की आवाम किसके साथ ज्यादा है? इसमें ये तो कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चलती हैं, सर्वे किए जाते हैं, तो लोगों से पता तो चलता है कि उनका वोट किसकी तरफ है। चौधरी अकरम का वैसे यहाँ पर पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, क्योंकि वो पुराने सियासतदान हैं, उनके दड़े जो है वो काफी बड़े हैं और तलाल चौधरी जो है वो पहली बार सूबाई असम्बली के लिए जो है वो कंपेन कर रहे हैं अपने वालिद साहब की, जो कि मंजर आम पर भी नहीं आ रहे, बल्कि तलाल चौधरी उनकी कंपेन कर रहे हैं। चौधरी अकरम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और पुराने सियासतदान हैं, उनके दड़े जो है वो पुराने हैं, जानते हैं, पुराने सियासतदान हैं और तलाल चौधरी के वालिद पहली बार इलेक्शन में हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक, हमें डिटेल से बता रहे थे। नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।